बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल है। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सिक्योरिटी इदारों के हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस करने का फैसला भी किया गया है। मुराद अली शाह ने डीजी रेंजर्स को गश्त बढ़ाने की हिदायत भी जारी की है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स को अहम किरदार अदा करने का हुक्म भी दिया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स, आईजी, एडिशनल आईजी, सीटीडी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। बात करेंगे इस हवाले से आजिज जमाली से। आजिज, अहवाल बताइएगा इजलास का। हाँ, ये बड़ा अहम इजलास था यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में, और ये खुसूसी तौर पे कराची में अमन अमान की जो बिगड़ती सूरत हाल है उस हवाले से था। तमाम स्टेक होल्डर्स इस इजलास में शरीक थे, जिसमें डीजी रेंजर्स, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध, पुलिस के मुख्तलिफ डीआईजीज, इंटेलिजेंस इदारे और हसास इदारों के लोग भी आज के इजलास में शरीक थे। खुसूसी तौर पर बात जिस मसले पे हुई है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की हालिया जो वारदातें हैं उस पर वज़ीर आला सिंध ने बड़ी सख्त बात की है। तय ये हुआ है कि उन इलाकों में जहां पहले रेंजर्स का गश्त नहीं था वहां रेंजर्स गश्त करेगी, और वो इलाके ख़ास तौर पे कराची के दाखिली और खारजी रास्ते हैं जहाँ से ये जराइम पेशा अफराद या दहशतगर्द शहर में दाखिल होते हैं, उन दाखिली और खारजी रास्तों का कमान भी रेंजर्स के सुपर्द किया गया है, ताकि तलाशी का जो निज़ाम है रेंजर्स उसको देखे। वज़ीर आला सिंध ने ये हुक्म दिया। उसके अलावा पुलिस को ये हिदायत कर दी गई है कि 15 दिन के अंदर यानी 2 हफ्तों के अंदर ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि तमाम सिक्योरिटी के इदारे मिलकर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू करें। इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस होंगे, और अब ये तय हुआ है कि आने वाले कुछ दिनों में इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को एक रिपोर्ट बना कर देंगे, और फिर उस रिपोर्ट के बुनियाद पर शहर कराची में बदअमनी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म किस्म का ऑपरेशन होगा। और बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन आर्जी नहीं होगा, तवील अरसे तक जारी रहेगा। तो ये इजलास अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी मस्बत इजलास था इस हवाले से कि कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों को ये हिदायत कर दी गई हैं, बल्कि उनको ये अख्तियारात दिए गए हैं कि वो अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि जिस तरह गुज़श्ता दिनों में हम देख रहे हैं कि कराची की सूरत हाल जो है शहर की वो बद से बदतरीन हो रही है, यहाँ तक कि अब पुलिस एहलकार भी जो है वो मारे जा रहे हैं। इस हवाले से भी इजलास में कोई बात हुई, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या कोई सख्त इकदामात उठाने के हवाले से भी सिक्योरिटी को काबू करने के लिए, सिक्योरिटी शहर के अमन को काबू करने के लिए, बहाल करने के लिए कोई सख्त इकदामात करने के भी जो है वो कोई फैसले किए गए हैं या बातचीत की गई है? जी हाँ, बिल्कुल इसी हवाले से बात हुई है, और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे वाक़यात और अमन अमान की मॉनिटरिंग करेंगे। और आईजी सिंध जो है, सूबे के आईजी सिंध जो है, आईजी पुलिस, वो वज़ीर आला सिंध को रोज़ाना की बुनियाद पे एक रिपोर्ट अरसाल करेंगे, ख़ास तौर पे शहर में जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात या हालिया वाक़यात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बताया गया दिसंबर के महीने के दौरान इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। इसी इजलास को बताया गया है कि दिसंबर के महीने के दौरान ये वाक़यात बढ़े हैं, जिसमें इसी इजलास में बताया गया कि पुलिस के नौजवान भी शहीद हुए हैं, और बताया गया कि दिसंबर में डकैतियों के दौरान 7 कत्ल हुए हैं। ये बाकायदा आज ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला सिंध को कि दिसंबर के दौरान 7 कत्ल हुए हैं। तो इस तरह आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शहर में रोज़ाना की बुनियाद पे एक शहरी डकैती के दौरान कत्ल होता है। इसी एदाद-ओ-शुमार को, यानी ये वो एदाद-ओ-शुमार हैं जो वज़ीर आला सिंध को बताए गए। हो सकता है कि हकीकी एदाद-ओ-शुमार इससे कहीं ज़्यादा हों, लेकिन इन सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भी रोज़ाना एक शहरी इस मोबाइल डकैती, मोबाइल या छीना झपटी के वाक़यात में रोज़ाना एक शहरी मजमूई तौर पर कत्ल होता है। तो इसको मॉनिटर किया जाएगा, और बताया गया है कि इसको रोकने के लिए पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएंगी।
ठीक है, आजिज जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इजलास के हवाले से हमें अपडेट करते। इसके साथ साथ इजलास में बहुत से जो है गौर व फिक्र किया जा रहा है। ऐसे हवाले से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी या नहीं। वफाकी वुज़रा के वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात है। मुराद अली शाह ने ताजिर तंजीमों से बात करने की यकीन दहानी करा दी है। इजलास में मुसद्दिक मलिक, मखदूम मुर्तज़ा, रशीद लंगड़ियाल, सैयद गनी, मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर शरीक थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, आगाह कीजिएगा, कराची में मार्केट से बंद करने के फैसले पर कब तक अमल दरामद जो है वो मुतवक्के है? जी हाँ, ये भी बहुत अहम इजलास है जो एयरपोर्ट पे हुआ है। वफाकी वुज़रा यहाँ पहुँचे हैं कराची में। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में, जिसमें वफाकी वज़ीर सनत भी हैं, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी हैं, मुख्तलिफ वफाकी वुज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज़ ने वज़ीर आला सिंध क्या बल्कि पूरे सूबाई सिंध हुकूमत की पूरी टीम से मुलाकात की है। और ये काफ़ी तफसीली मीटिंग हुई है। ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत ने जो हालिया ऐलान किया है कि मार्केटें और बाज़ार 8 बजे बंद करने की जो बात है, इस पर ये हुई है, जिस पे वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स में बात करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने तौर पे भी यहाँ ताजर बिरादरी, सनतकारों और जो दुकानदारों के नुमाइंदे हैं उनसे राब्ते करें। और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो ख़ुद भी तमाम ताजर तंजीमों और दुकानदार एसोसिएशन से मुलाकात करेंगे और उनको आमादा करेंगे। स्टेक होल्डर्स को वज़ीर आला सिंध के अल्फाज हैं कि आमादा करेंगे, उनको राज़ी किया जाएगा कि वो ये जो मार्केटें बंद करने का फ़ैसला है इस पर अमल करें। वज़ीर आला सिंध ने ये भी कहा है कि शादी हाल और जो मार्केट्स हैं उनके नुमाइंदों से उन्होंने रब्ता भी किया है और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशंस के से भी हुकूमत सिंध का एक रब्ता है। लेकिन इसमें इन तमाम लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुल्क एक मुआशी बहरान से दो चार है और इससे निकलने के लिए इसमें वफाकी सेक्रेटरी तवानाई जो इजलास में था उसने एक ब्रीफिंग भी दी, जिसने बताया कि 380 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वफाकी सेक्रेटरी तवानाई ने इजलास को बताया कि 380 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और बिजली चोरी के नुकसानात का अगर अजाला किया जाए तो भी ये मसला हल हो सकता है। लेकिन तवानाई के बहरान पे खुसूसी तौर पे इस इजलास में बातचीत हुई है, जिसमें ये भी बताया गया कि जो विंड एनर्जी है या जो सोलर एनर्जी है उससे भी मुस्तफ़ीद होना चाहिए बिजली पे दारोमदार करने के बजाय। तो ये भी काफ़ी अहम इजलास था। ख़ास तौर पे जो मार्केटें बंद करने का फ़ैसला है, जिस पे वज़ीर आला सिंध ने हतमी तौर पे ये कहा कि वो तमाम मार्केट अंजुमनों को एतमाद में लेंगे, उसके बाद हतमी ऐलान होगा। जी अच्छा, आजिज़ ये बताइएगा कि ताजिर बिरादरी से बात करने की बात की जा रही है, वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात की है और ताते ख़ुद भी ताजिर तंजीमों से मिलेंगे। ये बताइएगा कि ताजिर तंजीमें नहीं मानती हैं, जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, दीगर चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ताजिर तंजीमें कह रही हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो क्या उनके फैसले में कोई तब्दीली जो है वो मुतवक्के है? इस हवाले से हम आपसे अगले आने वाले बुलेटिन में अपडेट्स देंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए खतरा बन गई है। बेशतर बसें और रिक्शे चलते फिरते बम बन गए हैं। बसों के अंदर बड़े कैन जबकि रिक्शों के अंदर पानी की बोतलों में पेट्रोल भरकर चलाया जाने लगा। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला तो हमेशा से ही रहा है और जब वो मसला किसी हद तक हल होने की कोशिश करता है तो वो जो गाड़ियाँ जो पहले से कराची में सफ़र कर रही हैं वो कराची वालों के लिए ख़तरनाक हैं। वो इस तरह से कि एक रिक्शा, अमूमन हम देखते हैं रिक्शा हो, गाड़ी हो, उसके अंदर जो है वो टंकी के बजाय कैन का इस्तेमाल कर दिया जाता है, कहीं बॉटल भर के रख दी जाती है, तो वो किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकती है। तो यहाँ मैं आपकी बात एक रिक्शा ड्राइवर से भी कराऊंगी, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या वो इस अमल को सही समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ जी। अच्छा बाबा, मुझे बताइएगा क्या ये अमल आपके नज़दीक सही है? क्योंकि आपका रिक्शे में तो ये चीज़ नहीं है, टंकी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर चाहे बसेज हो या ये सब गलती जो ये हुकूमत की है। हुकूमत का पता है, पंप से बटन उठाते हैं, बोतल में ले जाते हैं, पंप वाला देते हैं, हुकूमत पाबंदी नहीं लगाते। इंटरव्यू लेने का क्या जरूरत है, हुकूमत खुद करवाते हैं। मना करना चाहिए इसमें, क्यों करके वो इसके मौत का खतरा है, गाड़ी भी जल जाएगा, आदमी भी गाड़ी के अंदर हुए
वो जल जाएगा गाड़ी के अंदर, बड़ा हादसा हो जाएगा। हाँ, बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये तो समझने की बात है, ये भी रिक्शा ड्राइवर हैं, इनके रिक्शे में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिक्शे हैं जिनके अंदर हमें ये अमल देखने को मिलता है। खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है, और माजी में ये देखा गया है। खासतौर पे कराची की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि इसी तरह के रिक्शों के अंदर जो है वो हादसा होते रहे हैं, वैन्स के अंदर हादसे होते रहे हैं, बसेस के अंदर हादसे होते रहे। तो इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर का ये कहना है कि हुकूमत को खासतौर पर सद्देबाब करना होगा, क्योंकि ये सारा कसूर जो है वो हुकूमत का है जो इसके ऊपर अमल दरामद। आगे बढ़ते हैं। कराची में घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की कीमतों में 8,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया है। चूल्हे, कूलिंग रेंज, कुकिंग हुड और गीज़र की कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं। बात करेंगे इस हवाले से काविश मेमन से, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई ने हर चीज़ को ही अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। यहाँ पर जो है वो होम अप्लाइंसेस, जो घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में भी दुगना इजाफा हो गया। इसकी क्या वजूहत है, मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएं, आखिर क्या वजूहत है कि कीमतों में दुगना इजाफा हो गया? देखिए, एक तो हमारी इंपोर्ट रुक गई है, दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतनी महंगाई हो गई जिससे हर इंसान ख़रीदने में बड़ी मुश्किलात हो रही है। जैसे पिछले साल हमारे गीज़र थे तकरीबन 20-22 के अंदर मिल जाते थे, इस वक्त गीज़र की ये पोजीशन है कि 30 से अभाव है। और स्टैंड गीज़र जो हमारे छोटे चलते थे, आई थिंक 8-9 अंदर के मिल जाते थे, आज उस गीज़र के रेट 13 से क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के अंदर ये हाल है, तो हमारे ये जो हमारी जो खुर्दुन एशिया है, जो हमारे खाने पीने की एशिया है, उसमें क्या हल होगा। हम जैसे ताजिरों के लिए इतनी प्रॉब्लम बढ़ा दी है, तो जो छोटे गरीब तबके वाले लोग हैं, जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो बेचारे वो तो मारे गए इसमें। अच्छा, ये बताएं ओवरऑल कितना इजाफा हुआ है, सेल्स कितनी डाउन हुई है और इसकी वजूहत क्या है? देखिए, पहला तो ये है कि हमारे यहाँ रोज़ के तकरीबन हम जैसे 8-10 पीस बेच दिया करते, आज ये हालत हो चुकी है कि पूरे दिन में एक भी पीस बेच देते, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट देना पड़ता है, क्योंकि हमें अखराजात आगे देखने होते हैं, घर के अखराजात होते हैं, दुकान के अखराजात होते हैं, हमारे यहाँ लेबर है उनके अखराजात निकालने होते हैं। तो कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, हम तो मारे गए इसमें। हमारे लिए तो इस गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। जी बिल्कुल, इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि जो इम्पोर्टेड होम अप्लाइंसेस थी वो चूँकि हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, तो इसकी वजह से जो लोकल है वो यहाँ ज़रूर मौजूद है, लेकिन उनकी कीमतें ज़्यादा होने की वजह से वो कॉस्टली पड़ रही हैं, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। कराची समेत सिंध में तमाम तालीमी बोर्ड के तहत अब साल में 2 मरतबा इम्तहानात लिए जाएंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की सब कमेटी ने फैसले की मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर। हाँ जी बिल्कुल, महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की सब कमेटी ने ये फ़ैसला दिया है कि अब सूबा सिंध में भी जो सालाना इम्तिहानात एक वक्त में हुआ करते थे, लेकिन अब महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की सब कमेटी के फ़ैसले के बाद जो है ये फ़ैसला सामने आया है कि अब साल में 2 मरतबा सालाना इम्तिहानात जो है मुनक्किद किए जाएंगे। जो ज़िमनी इम्तिहान का जो एक नाम था वो ख़त्म कर दिया गया है और उसको जो है मुंतकिल कर दिया गया है सालाना इम्तिहानात में। इसका मतलब यह है कि अब सूबा सिंध में चाहे वो मैट्रिक का बोर्ड हो चाहे वो इंटर का बोर्ड हो, तो वहाँ पर जो है सालाना इम्तिहानात जो कि एक दफ़ा हुआ करते थे और फेल होने वाले तलबा के लिए जो है खुसूसी ज़िमनी इम्तिहानात का इनेकाद किया जाता था, लेकिन अब उन तमाम तलबा व तालिबात के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सूबा सिंध में रवा साल जो है इम्तिहानात सालाना 2 दफ़ा मुनक़िद होंगे। जो पहला इम्तिहान होगा वो फाइनल मतलब आपका जो फाइनल टर्म होता है, आपका जो एक हतमी जो इम्तिहान होता है, तो इम्तिहान नंबर पार्ट 1 और इम्तिहान पार्ट 2, मतलब सालाना इम्तिहान पार्ट 1 और सालाना इम्तिहान पार्ट 2 का जो है इनेकाद किया जाएगा, जिसका 6 महीने का जो है वक्फा रखा गया है कि शुरू में जो है सालाना इम्तिहानात पार्ट 1 और उसके बाद उसके ही 6 महीने बाद जो है सालाना इम्तिहानात पार्ट 2 का इनेकाद किया जाएगा। बिलखुसूस उन तलबा व तालिबात के लिए इंतहाई खुशखबरी है जो कि ज़िमनी इम्तिहानात में हिस्सा लेते थे और फेल होने वाले तलबा जो है इसमें भरपूर शिरकत करते थे, लेकिन अब सूबा सिंध में बाकी सूबों की सूबा सिंध में भी इसका जो इतलाक है स्टीयरिंग कमेटी की सब कमेटी के फैसले के बाद जो है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इससे कबल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी ये सिस्टम नाफिज है और यकीनन सूबा सिंध में भी जो है रवा साल इस तरीक़ेकार को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और ये तलबा व तालिबात के लिए काफ़ी हद तक जो है मुस्बत भी साबित होगा। जी
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और बल्दियाती इंतखाबात के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जवाब जमा ना कराने पर अदालत ने सिंध हुकूमत पर बरहम हो गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करने की तंबीह कर दी। मज़ीद जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, MQM पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात और रूल्स को चैलेंज किया गया था, जिसकी समाअत की है सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट। उनसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ है और उन्होंने अपनी आईनी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है। तो केस के बारे में बताइएगा और आज प्रोसीडिंग क्या हुई है। जी, ये MQM पाकिस्तान की जो आईनी दरख्वास्त है ये जून 2022 के पहले हफ्ते में दायर की गई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोरम की कमी की निशानदेही की गई थी कि 25 जुलाई 2021 से लेकर 30 मई 2022 तक इलेक्शन के मेंबर्स का कोरम आर्टिकल 218 सब क्लॉज 2 के तहत पूरा नहीं था। 1+2 पे मुश्तमिल कोरम था, जबकि कोरम आइन के तहत 1+4 होना चाहिए। ECP का मतलब 1+4 है और 2 मेंबर्स जो अपॉइंट हुए हैं वो उसके बाद हुए हैं। इस दौरान जितने तमाम डिसीजंस हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड हो, डिलिमिटेशन से रिलेटेड हो, और तमाम जो है वो नल एंड वॉइड करार देते हैं, आइन के खिलाफ वर्जी करार दिए जाएंगे। इसी दौरान हमने उसमें ये भी प्ली ली थी कि इलेक्शन रूल्स 2017 की कुछ क्लॉजेज और इलेक्शन एक्ट की कुछ क्लॉजेज जो आइन के खिलाफ हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन भी मकसूद है। जी, आज जो समाअत हुई है सिंध हुकूमत की जानिब से आखिरी मोहलत मांगी गई है जवाब के लिए, जिस पर अदालत ने 19 जनवरी के लिए केस की समाअत को मुलतवी किया है। तमाम अदालत ने तंबीह की है सिंध हुकूमत को कि जवाब जमा ना कराया गया तो आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि वो वाहिद सियासी कैदी होंगे जो अभी तक पेशियां भुगत रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि इंसाफ होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उनके साथ मौजूद हैं। मुमताज़ जमाली। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी आज एहतसाब अदालत पहुँचे हैं और आज भी एक उसको तारीख मिली है, तो उनसे जानेंगे कि जो सिंध के मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है और अब तक 4 साल हो गए हैं, ताहाल इस रेफरेंस में जो है कोई पेशरफ नहीं है। अगर साहब 4 साल हो गए अभी तक इस रेफरेंस में कोई पेशरफ नहीं आ रही। नहीं, केस तो डिफरेंट, उसमें पिछले 11 महीने से केस नहीं चला है क्योंकि जज साहिबान रिटायर हो गई, फिर हमें डेट्स मिलती रही 11 महीने से। तो अब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई है इधर जज साहब के पास कि अब तो लॉ भी चेंज हो गया है, तकरीबन सारे जितने भी पॉलिटिकल कैदी थे वो सब अपने अपने घरों में चले गए और मैं वाहिद एक पॉलिटिकल कैदी हूँ जो अभी तक अल्लाह के साथ ऊपर उम्मीद है और कोर्टों में उम्मीद है कि हमें रिलीफ देंगे। जो भी लॉ कहता है, जो भी इस वक्त लॉ है, उसके हिसाब से हमारी बेल सुनेंगे और फिर वो लॉ के हिसाब से जो भी डिसीजन लेंगे हमें कबूल है। और हम तो फेस करना जानते हैं ना, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने हमें यही समझाया है कि आप फेस करें, लॉ के हम खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आप देखें, वो फांसी पे चढ़ गए, मोहतरमा शहीद हो गई पब्लिक के बीच में। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह फतह अवाम की होगी। देखिए, इनको अदालतों से उम्मीद है। अब बहुत शुक्रिया। गुलशन हदीद में वाक़ इंग्लिश स्कूल सिस्टम की जानिब से यौम सकाफ़त का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफ़तों की नुमाइंदगी की गई है। जी बिल्कुल, गुलशन हदीद में वाक़ स्कूल सिस्टम है जिसकी जानिब से यौम सकाफ़त का इनेकाद किया गया है। तकरीब में तलबा की जानिब से पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों की नुमाइंदगी भी की गई है। आपको ये बताएं कि रुकन सूबाई असम्बली शाहीना शेर अली भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मलीर मीर अब्बास तालपुर भी मौजूद हैं। मेहमानों को अजरक पहनाई गई है। तलबा ने पाकिस्तान के तमाम सकाफ़तों की नुमाइंदगी की है। खूबसूरत रंगों के लिबास में मलबूस ये बच्चे आप देख सकते हैं इंग्लिश स्कूल सिस्टम के। बात करेंगे शुमाइला न्याजी से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। शुमाइला, बताइएगा, यौम सकाफ़त मनाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन हदीद में वाक़या एम्बुलिश स्कूल सिस्टम में, जहाँ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ सकाफ़तें जो हैं, जैसे मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजाबी सकाफ़त की तलबा ने नुमाइंदगी की है। ना सिर्फ उन्होंने खूबसूरत लिबास पंजाबी सकाफ़त से जो जुड़े हुए हैं वो लिबास से इब्तन किए हैं, बल्कि उनके खानों को भी रखा गया है। इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती चली जाऊँगी, आपको दीगर सकाफ़तों के लिए के हवाले से भी जो स्टॉल्स लगाए गए उनके बारे में ही बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सिंधी सकाफ़त की नुमाइंदगी की गई है। यहाँ पर तलबा तालिबात मौजूद हैं। उन्होंने सिंधी सकाफ़त के जो खाने हैं, स्पेशली आप बे देख सकते हैं, बुसरी देख सकते हैं, बच्चों ने अजरक का ओढ़ रखी है और उसके वास्किट भी पहन रखी है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, सिंधी बिरयानी भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, इसके साथ साथ आगे हमें नज़र आ रही है बलोची सकाफ़त से जुड़े हुए जो लोग हैं, तलबा हैं, उन्होंने यहाँ पर, ये बच्चे हैं, इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। इन्होंने बलोच सकाफ़त की नुमाइंदगी करते हुए जो दूल्हा दुल्हन के जो मलबूसात हैं वो दोनों बच्चियों ने पहन रखे हैं। यहाँ पर खाने मौजूद हैं बलोच सकाफ़त के, और ये जो इनकी दस्तकारी है बलोच सकाफ़त से जुड़ी वो भी रखी गई। और जो लड़कियां हैं उन्होंने इंतहाई खूबसूरत मलबूसात पहन रखे हैं, बलोच सकाफ़त की नुमाइंदगी की है, ज़ेवरात भी पहने हैं। और इसके अलावा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, अब आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं पश्तून सकाफ़त की भी नुमाइंदगी की गई है बच्चियों की जानिब से। और यहाँ पे उन्होंने, जी बिल्कुल, पखैर रागले, और यहाँ पर बच्चियों ने इंतहाई खूबसूरत जो पश्तून सकाफ़त से जुड़े लिबास हैं और उनका जो टोपी वगैरह है वो पहन रखे हैं, ज़ेवरात इंतहाई खूबसूरत पहन रखे हैं, खाने भी हैं। और यहाँ पर जो एक सूजी का हलवा है वो मैंने देखा, और ये चूँकि मैं ख़ुद पश्तून हूँ और मुझे पता है, और इन्होंने इंतहाई खूबसूरती से और लजीज़ बनाया है इस हलवे को भी। और जो इसके अलावा यहाँ पर महाजर जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसकी भी नुमाइंदगी की गई है। बिल्कुल आदाब अर्ज़ है। और यहाँ पर कायद आज़म की तस्वीर, बाबाए कौम की तस्वीर भी लगाई गई है, बच्चों की जानिब से रखी गई है, और टोपियाँ पहनी हैं। और प्यारे बच्चे जो हैं वो तैयार हुए हैं सकाफत के रंग बिखेरने के लिए। बिल्कुल बच्चे जो हैं वो पेश भी नजर आ रहे हैं। सकाफत तो हम देख रहे हैं, और फंक्शन ऐसा है, सकाफती फंक्शन ऐसा है कि हम पूरा घंटा भी इस पर रह सकते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी भी हैं, वक्त बहुत कलील होता है। शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची के मेयर के लिए नामजद उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम से मुत्तलिक एडिशनल IG का बयान उनकी नाकामी का मुबोलता सबूत है। कराची के थानों में पुराना CID का निज़ाम बहाल किया जाए। मजीद बताएंगे इक़्तिदार अनवर। इस सारे मामले पर मुतवक्का मेयर के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अशरफ जब्बार कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में आप भी ख्वाहिशमंद हैं मेयर बनने के शहर के, तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स इतने बेलगाम आज़ाद, किस तरह देखते हैं इसको? देखें, बात यह है कि शहर जिस तरह बदहाली का शिकार हुआ है ना सारे मामलात के अंदर, उसके साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इसी तरह से है। बिल्कुल कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है। मशवरा बड़ा मुनासिब है कि लोग मुज़ाहमत ना करें, और मशवरा देने वाला भी बड़ा ज़बरदस्त आदमी है जो यहाँ के एडिशनल IG हैं। आई थिंक कि वो मशवरा बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि उनके कंट्रोल में नहीं है मामला। जो पहले यहाँ एक नेटवर्क काम करता था, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ कि CID पूरी होती थी, वो हर इसको थाने के अंदर एक CID यूनिट होता था जो जुराइम से पहले लोगों को पकड़ लिया करता था। आज कौन सी क़यामत आ गई है जो जहाँ पे सब कुछ नहीं हो पा रहा, सिवाय अब वीडियो निकाल रहे हैं, ऑडियो निकाल रहे हैं, सारे के सारे इस पर लग गए हैं। तो भाई ये लोगों की जानो माल की हिफाजत कौन करेगा? बात यह है कि जब तक आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आवाम को ऐसे ही मशवरे मिलेंगे। आप यही मशवरे दे सकते हैं क्योंकि आप घर में बैठ के यही मशवरे देंगे। आपका वज़ीर दाखिला जो कोई है ही नहीं, ज़ाहिर बात है वो ख़ुद प्रोटोकॉल में निकलते हैं चारों तरफ, तो वो किस बात से लोगों से बाखबर हो सकते हैं? उनको कैसे खबर मिल सकती है? थाने जो है एक जिस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं और जिस तरह पुलिस वालों के साथ जो सलूक है, जिस तरह उनके पास गाड़ियाँ हैं जो धक्के लगाती हुई गाड़ियाँ हैं, जिस बुनियाद वो बेचारे लोगों को ऑपरेशन करने के लिए जाएँ, वो तो खुद निशाना बन रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि उनके पास ना वेपन्स हैं और ना उनके पास गाड़ियाँ हैं जो इतने बड़े शहर मेट्रोपोलिटन सिटी में कंट्रोल कर सकें। फिर लोग इंसाफ अपने हाथ में ले लेते हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते। ये थे अशरफ जब्बार कुरैशी साहब जो कि मुतवक्का उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेयर के। कह रहे थे कि जो पुराना CID का निज़ाम है पुलिस को उसे फ़ाल करने की ज़रूरत है, मशवरा ज़रूर दें लेकिन। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों की रिहायशी ख़ातीन और बच्चों के लिए अल-ख़िदमत फ़रीदा यकूब अस्पताल के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बताएंगे उबैद शाह।
जी, इस वक्त मैं कराची के मुज़फ़्फ़राती इलाके गुलशन हदीद में मौजूद हूँ, जहाँ पे अलखिदमत फ़रीदा याकूब हॉस्पिटल के तहत यहाँ के जो इलाका मकीन है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो दीगर गोठ लगते हैं वहाँ के ख़वातीन और बच्चों को मुफ्त तिबी सहूलियात देने के लिए अलखिदमत फ़रीदा याकूब हॉस्पिटल में आज कैंप लगाया गया है। अलखिदमत फ़रीदा याकूब हॉस्पिटल के तर्जुमान फरमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस कैंप के क्या मकासद और इस कैंप में ख़वातीन और बच्चों की ही सेहत के हवाले से ज़्यादा सहूलियात क्यों फ़राहम की जा रही हैं। जी उबैद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको मालूम है जैसा कि हमारा ये हॉस्पिटल जो है वो गुलशन हदीद में वाक़ है और गुलशन हदीद जो है वो कराची का बिल्कुल बॉर्डर है, तो जो सैलाब मुतासरा लोग हैं वो ज़्यादातर इधर मौजूद हैं। आगे MDA भी मौजूद है जिधर टेंट सिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वहाँ पे लगाई है। उसकी वजह से हमने ये एक ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पर हम एक फ्री स्क्रीनिंग कैंप का जो है ना वो मुनक्किद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा कर सकें। उसी हिसाब से आज हमने बच्चों और ख़वातीन के लिए और जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए हमने स्क्रीनिंग कैंप लगाया है, जिसके अंदर हम लोग शुगर के टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, यूरिक एसिड, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। BP है, तो उसके अंदर जितने लोग हमारा मिशन ये है कि जो हम तक ना पहुँच सके हम उस तक पहुँचें। जी, जैसे कि फरमान शाह बता रहे थे कि यहाँ पर जो ख़वातीन और बच्चे आ रहे हैं उनकी तमाम तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और दीगर जो टेस्ट की सहूलियात हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। उनके लैब टेस्ट भी किए जा रहे हैं, एक्सरे किए जा रहे हैं और उनको तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। उसके साथ ही साथ ख़वातीन और बच्चों को ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ख़वातीन और बच्चों के जो बीमारियाँ हैं उनको अमूमन नज़रअंदाज किया जाता है, मामूली लिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों को बहुत शुक्रिया उबैद, आपने हमें अपडेट किया। बच्चों में गैर निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद के अकबर पब्लिक स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। अकबर पब्लिक स्कूल के मुंतज़िम आला अली रज़ा खान ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक होते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े अकबर पब्लिक स्कूल में होने वाली तकरीब में 250 के करीब नर्सरी के बच्चों ने शिरकत की, जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और सुरजानी के स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे शरीक हुए।